फिलिस्तीन के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताऊं कि उससे पहले मैं कुछ आप लोगों को बताऊं। वह यह एक मैं कहानी आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। एक ट्रेन में सफर के दौरान सीट फुल थी। उसमें एक सवारी चढ़ता है और वह जाकर खड़ा हो जाता है सीट पर जहां लोग बैठे थे। कुछ दूर ट्रेन चलता ही नहीं है। वो जो यात्री खड़ा था वो उन यात्रियों पर टेक ले लेता है जो बैठे हुए थे। चंद दूर और ट्रेन सफर करती है। फिर उसके बाद वह यात्री उन लोगों को थोड़ा सा घुसका देता है और खुद को बैठने की मांग कर देता है। तो लोगों ने समझौता किया कि थोड़ा सा बेचारे को बैठ लेने दो। तो वह यात्री बैठ जाता है आधा अधूरा। लेकिन चंद दूर और ट्रेन चलता नहीं कि वह पूर्ण रूप से बैठ जाता है लोगों को घसका कर। कुछ दूर यात्रा चलती है। उसके बाद जो बैठा था व्यक्ति वो उन व्यक्तियों को हटाकर थोड़ा सा आधा लेट जाता है। चंद दूर और सफर चलती है। जो बैठा था यात्री और जिसने बैठाया था उसको उठाकर पूरा लेट जाता है। और अंत में स्थिति ये आती है जिसने जगह दी थी बैठने के लिए वह व्यक्ति खुद मांग कर रहा है कि तुम मुझे अब बैठने की जगह दो। दरअसल ये कहानी मैं क्यों आपको सुना रहा हूं आप बात को समझ गए होंगे। सन 1948-47 से पहले पूरे दुनिया में कोई ऐसा मुल्क, कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो इजराइल को जगह दे, इजराइल को रहने के लिए सरजमी दे। लेकिन सन 1947 में फिलिस्तीन को तैयार किया गया और फिलिस्तीन इस बात पर तैयार भी हुआ, ठीक है हम उसे जगह देंगे रहने के लिए। आज जो वही अमेरिका जिस इजराइल की मदद करता है, जिस इजराइल को सपोर्ट करता है, उसी अमेरिका ने सन 47 से पहले इजराइल को कोई जगह नहीं दिया था। उसी इजराइल लोगों को हिटलर ने गैस के चैम्बर में 60 लाख लोगों को एक साथ मार दिया था। ऐसे स्थिति में जब दुनिया में दर भटक रही थी लोगों की, इजराइल एक दूसरे से भटक रहे थे स्थान स्थान पर, कोई स्थान देने के लिए तैयार नहीं था, तो मात्र एक देश फिलिस्तीन तैयार हुआ। आप नक्शे पर देख सकते हैं। इस नक्शे पर फिलिस्तीन का एक दौर था जब 100 में 100% एरिया हुआ करता था। लेकिन इजराइल के समझौता के बाद, विश्व संगठन के समझौता के बाद 1947 में इस बात का निर्णय लिया गया कि 44% की सरजमी, फिलिस्तीन का जो एरिया है उसका 44% इजराइल को दिया जाए, 48% फिलिस्तीन खुद रहेंगे, 8% जो हिस्सा है वो अंतर्राष्ट्रीय के अंतर्गत होगा, इंटरनेशनल के अंतर्गत होगा। लेकिन मैंने इससे पहले आपको कहानी सुनाया, वही स्थिति यहां भी कायम होती है। जिस इजराइलों को सिर्फ 44% का जगह रहने के लिए दिया गया था, चंद वर्ष बीते नहीं, जो 48% में फिलिस्तीन रहता था, आज वो 22% में हो गया। इसके बाद घटकर 15% में हो गया। आज नौबत इस बात पर आ गई है कि इजराइल को खुद जिस गाजा पट्टी में फिलिस्तीन मुख्य रूप से रहते थे, जहां पर 100% फिलिस्तीन की आबादी है, वहां पर से भी उनको हटाया जा रहा है। न जाने कितने बमबारियां हो रही हैं। इस गाजा पट्टी के बारे में बताने से पहले गाजा पट्टी के बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूं। गाजा पट्टी मुख्य रूप से नाम गाजा ही है, लेकिन इसे पट्टी का संज्ञान दिया गया क्योंकि गाजा का इलाका जो है वो लगभग 45 किलोमीटर लंबा और 6 से 10 किलोमीटर भी चौड़ा। कहीं पर आप नक्शे पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, कहीं पर 6 किलोमीटर की मोटाई है, कहीं पर 10 किलोमीटर की, कहीं पर 7 किलोमीटर की, और टोटल जो इसकी लंबाई है 45 किलोमीटर की, और टोटल एरिया मिलाया जाता है तो 360 के इर्द गिर्द ही आता है। एक छोटा सा शहर, एक छोटा, और मुख्य रूप से इसमें भी, इस गाजा में भी एक गाजा छोटा सा शहर है।
इस गाजा पट्टी में। यहाँ पर 100% जो है, यहाँ पर 100% कोई भी यहाँ पर इजराइल नहीं रहता, सिर्फ फिलिस्तीन ही रहते हैं। और इसके बगल में वेस्टर्न में कोई बमबारी नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ पर लगभग 4 लाख आबादी इजराइल की है। लेकिन इस एरिया का एक गठबंधन हुआ था कि गाजा पट्टी का शहर फिलिस्तीन को रहने के लिए दे दिया गया था, वहां पर सभी इजराइलों को हटा दिया गया था। लेकिन इजराइल ने बड़े चालाकी से क्या किया, वहां की सारी व्यवस्थाएं, वहां जल देने की व्यवस्थाएं, वहां इलेक्ट्रिक्स देने की व्यवस्थाएं, वहां की नेट सुविधाएं, वहां की सुरक्षा देने की सुविधाएं, बॉर्डर सुरक्षा, सिक्योरिटी सुरक्षा, जितनी गवर्नमेंट फैसिलिटी थी वो अपने कब्जे में लिया था। वर्तमान स्थिति यह है कि वो बम इजराइल रॉकेट दागते दागते थक गया, उसे लगा कि अब भी ये नहीं मर सकेंगे, तो उसने क्या किया कि 2 दिन पहले वहां का पानी, वहां की हॉस्पिटल सुविधा सब बंद कर दिया। गाजा पट्टी में अब लोग भूखे मर रहे हैं। गाजा पट्टी में जो शख्स घायल है वो बिना दवा का मर रहा है। गाजा पट्टी पे इतनी बमबारी हुई कि जिसे रॉकेट और बम से जो लोग बचे, आज वो भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। मैं तो इजराइल से नहीं, मैं अमेरिका से नहीं, मैं विश्व के मानवता से पूछना चाहता हूं, वो ऑर्गेनाइजेशन कहां है, जो विश्व संगठन ऑर्गेनाइजेशन कहां है जो पूरे विश्व में मानवता की बात करता है। स्थिति यहां तक है कि बच्चों को बिना इलाज का मार दिया जा रहा है। आज इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका है, न जाने कितने देश हैं। उस वक्त ये देश कहां थे जब इजराइल को पूरे मुल्क में कोई भी सरजमी का टुकड़ा नहीं दे रहा था? मेरा सवाल ये है। और जिस देश ने उन्हें रहने के लिए अपनी सरजमी का 44% हिस्सा दिया, आज वो 15% में खुद कैसे समेट गया? मेरा सवाल ये है। दुनिया ये कह रही है कि फिलिस्तीन सही है, इजराइल सही है। कौन सही है, कौन गलत है, इसको रोकिए। फिलहाल क्या हो रहा है इस पर विचार कीजिए। कहां से बात शुरू हुई? जिसका हिस्सा 48% था, आज वो 15% में सिमट गया है। जिसे चंद मुल्क मिलकर गाजा की तरफ से जो एसोसिएशन हमास लड़ रहा है, एक संगठन, उसे लोग आतंकवाद की संज्ञान दे रही है। मेरा तीसरा सवाल यह है, वह आतंकवाद कैसे हो सकते हैं? वो तो फिलिस्तीन का या गाजा पट्टी का अघोषित आर्मी है। वो अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए युद्ध लड़ रहा है। अगर वो आतंकवाद है तो आप बताइए, किसी भी देश को आजाद कराने के लिए जो स्वतंत्रता सेनानी अपनी जान दिए हैं, क्या वो भी आतंकवाद है? अगर हमास अपने देश की तरफ से लड़ रहा है, अपने देश को बचाने के लिए युद्ध लड़ रहा है, अगर वो आतंकवाद है, लोग हमने मान लिया कि वो आतंकवाद है, तो आप जवाब दीजिए, किसी भी देश जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ी गई थी, अगर वो आजादी के लिए युद्ध लड़ा, क्या वो आतंकवाद था? अगर वो आतंकवाद है तो ये भी आतंकवाद था। अगर ये आतंकवाद नहीं है तो वो कैसे आतंकवाद है, आप खुद बताइए। चंद गोदी मीडिया के वीडियो पर दिखाने पर न जाइए। स्थिति ये थी, दूरसंचार मंत्रालय की कोई एक्शन नहीं लिया गया। इजराइल युद्ध में तो वीडियो गेम का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया। संचार मंत्रालय कहां है? इतनी ह्यूमर्स फैलाई जा रही है यूट्यूब के माध्यम से। स्थिति क्या है किसी को कुछ नहीं पता। कल एक रिपोर्टर ने अंग्रेजी अनुवाद में कहा कि मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं, मेरा मोबाइल लास्ट से आ जाए। मुझे यह भी नहीं मालूम कि मैं कल रिपोर्टिंग कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि गाजा पट्टी में कोई इलेक्ट्रिक सुविधा नहीं है, सब बंद कर दिया गया। स्थिति यह है कि मैं मोबाइल के द्वारा या नेट के द्वारा आपको बता भी नहीं सकता। असल रिपोर्टिंग वो थी जो अपनी बात को पहुंचाने में भी असक्षम रही।
और कुछ लोग न जाने उस युद्ध में कैसे सारी रिकॉर्डिंग को कैद कर ले।